आज मैं एक पाठ नया लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसका नाम आइए हम जानते हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये नया पाठ है आपका और इसमें मैं सेकंड पार्ट इसका लेकर आया हूँ अभी, जिसमें कहा गया है कि मेंडल के कौन कौन से नियम है, मेंडल के क्या सिद्धांत है। बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन एकदम फिक्स है यानी इस पार्ट से। तो इस पार्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में सहूलियत मिले, सहायता मिले और आपका पेपर अच्छे से हो। तो जानते हैं कि इस पाठ में आनुवंशिकता किसे कहते हैं। बच्चों, आनुवंशिकता अंग्रेजी में हेरिडिटी कहलाती है। आनुवंशिकता को इंग्लिश में हेरिडिटी कहते हैं। अपने हम सरल शब्दों में आनुवंशिकता किसे कहते हैं ये जानते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। अर्थात आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में पहुंचते हैं, उस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी आनुवंशिकता आ गया एग्जाम में कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकता के कितने नियम हैं। तो पहले आपको जानना होगा कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है, इससे मिलता जुलता शब्द आनुवंशिकी किसे कहते हैं। बच्चों, आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजाती जातियों की समानता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय जातियों की समानता व विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। बच्चों, आनुवंशिकी के जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। तो बच्चों, आइए हम आगे जानते हैं आनुवंशिकता के नियम। आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम के पौधे पर प्रयोग करके जो नियम बनाए, उन्हें आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने जो उद्यान मटर अर्थात पाइसम सटाइवम के ऊपर प्रयोग करके जो नियम बनाए, उसे आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी कौन थे। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जन्म यानी मेंडल जी का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिल्सिया नामक गांव में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया देश के सिल्सिया नामक गांव में हुआ था। वे चर्च के पादरी थे। बच्चों, वे चर्च के पादरी थे। उन्होंने 1857 से 1863 ईस्वी तक 7 वर्षों तक उद्यान मटर पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम दिए, जो निम्नलिखित है। तो बच्चों, आनुवंशिकता का पहला नियम है, आइए जानते हैं प्रभाविता का नियम। आनुवंशिकता का पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिहरण का नियम। इस प्रकार से हम जान लेते हैं कि आनुवंशिकता यानी ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम हैं। वो नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिहरण का नियम। मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के 3 नियम बनाए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिहरण का नियम। तो जानते हैं कि प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब जान लेते हैं कि रियल में प्रभाविता का नियम क्या है। जब दो विपरीत लक्षणों वाले
जनकों के बीच, जनक माने होते हैं माता पिता, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण क्रिया कराई जाती है तो पहली पीढ़ी में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। बच्चों, मेंडल ने अपने पहले प्रयोग यानी प्रभाविता के नियम में एक लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया, दोनों का संकरण करा दिया तो पहली पीढ़ी में केवल लंबे लक्षण दिखाई दिए, बौने लक्षण नहीं दिखाई दिए। लंबे लक्षण को उन्हें प्रभावी लक्षण और बौने लक्षण को उन्होंने अप्रभावी लक्षण की संज्ञा दी, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। प्रभाविता के नियम का उदाहरण, तो उदाहरण यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जब एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे दिखाई देते हैं, यानी जब एक लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराया जाता है तो केवल लंबापन दिखाई देता है, बौनापन छिप जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिया गया है एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। तो लंबा पौधे का संकेत यहाँ कैपिटल टी रखते हैं, और बौने पौधे का हम लोग स्मॉल टी संकेत रखते हैं। लंबे पौधे का हम संकरण बौने पौधे से कराएंगे तो रिजल्ट आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी दिखाई देगा, स्मॉल टी छिप जाएगा। इस प्रकार से सभी पौधे संकर लंबे हो जाएंगे। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं आइए जानते हैं। जब दो संकर पौधों के बीच संकरण क्रिया कराई जाती है तो दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं, इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। दूसरा उनका नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब दो संकर पौधों के बीच संकरण की क्रिया कराई जाती है तो दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण अलग अलग परिलक्षित हो जाते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं, इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर पौधा का संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी संकर पौधे से कराते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर संकर पौधा बनाते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी से हम प्रयोग कराते हैं, यानी जो है संकर पौधे का जो संकरण संकर पौधे से जब कराते हैं तो यहाँ पर कैपिटल टी मिलकर शुद्ध लंबा पौधा बनाते हैं, यानी लंबा गुण दोनों जब आपस में मिलते हैं तो लंबे पौधे का निर्माण होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी जब मिलते हैं तो संकर पौधे का निर्माण होता है, और अगली हम लोग संकरण कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर संकर पौधा बनाता है, यही स्मॉल टी यहाँ मिलकर शुद्ध बौने पौधे का निर्माण कराता है। तो इस प्रकार से हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं। जब दो संकर पौधों के बीच संकरण क्रिया कराई जाती है तो दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं, इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है संकर पौधे का संकरण जब संकर पौधे से ही कराया जाएगा तो दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण यानी लंबापन अलग और संकर अलग और शुद्ध पौना अलग दिखाई देता है। आनुवंशिकता का तीसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। आनुवंशिकता का तीसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। बच्चों आइए जानते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम किसे कहते हैं। जब दो जोड़ी, याद रखना, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण की क्रिया कराई जाती है तो दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग अलग परिलक्षित हो जाते हैं, इसी को स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। ध्यान देना है, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच
संकरण क्रिया कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग अलग परिलक्षित हो जाते हैं, यानी दिखाई देते हैं। इसी को स्वतंत्र विवहन का नियम कहते हैं। बच्चों, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जब गोल बीज एवं पीले बीज पत्र वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार बीज व हरे बीज पत्र वाले पौधे से कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से 9:3:3:3:1 के अनुपात में दिखाई देते हैं। जब गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले, जब गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार बीज और हरे बीज पत्र वाले बीज से कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से अलग अलग 9:3:3:1 के अनुपात में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, गोल पीला बीज का संकरण झुर्रीदार हरे वाले बीज से कराते हैं तो ये लक्षण 9:3:3:1 में दिखाई देते हैं।